हेलो फ्रेंड्स, तो आपका हमारे इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। तो आज हमारा फिजिक्स का सेशन है। इस वीडियो में हम फिजिक्स के बारे में देखेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि आज मैं पढ़ाऊँगा ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरण का निगमन। ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरण का निगमन। गति के समीकरण का निगमन। राइटिंग उतनी बढ़िया नहीं बैठ रही है, लेकिन राइटिंग में मत जाइए, लिहाज समझने का प्रयास कीजिए। ओके, तो क्या करेंगे हम आज यहाँ पर? ग्राफीय विधि द्वारा गति का समीकरण का निगमन। ओके, तो यहाँ पर दो विधि है समीकरण करने की। एक ग्राफीय है, जो जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, और दूसरा क्या है? अवकलन विधि द्वारा। अवकलन विधि द्वारा एक होता है क्या? ग्राफीय विधि, और एक क्या होता है? अवकलन विधि। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम आपको ग्राफीय विधि द्वारा बताएंगे और अवकलन विधि द्वारा हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अवकलन विधि द्वारा आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। ओके, तो फिलहाल आज ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरण का निगमन देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके ऊपर ज़्यादा लोड ना हो। ठीक है, एक दिन गैप हो रहा है, जो बायो लिए हैं उनके लिए एक एक दिन का गैप है। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से समझिए और धीरे धीरे समझिए, कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पर एक बात और गौर दीजिए करिए कि रविवार मैराथन, यानी कि रविवार को एक मैराथन क्लासेस होगी। देखिए आपके सामने टाइम लिखा है, टाइम है ये, और ये वीडियो है। तो आपको रविवार मैराथन की क्लासेस मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए टाइम में क्या दिया गया है, 10 से 10:30 बजे तक आपको क्या मिलेगा? फिजिक्स रिवीजन क्लासेस, क्लास 11 फिजिक्स रिवीजन क्लासेस। ये आपको ये वाली वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसके अंतर्गत मैं आपको जहाँ तक आज तक मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पूरा एकदम टोटल PDF सहित आपको पूरा रिवीजन करवाया जाएगा। उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि जो ये क्लास होगी उसमें मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट्स हैं उनको मैं डिटेल में जाकर बताऊँगा। ओके, जो परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे उन्हीं के बारे में मैं डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, चलिए। और अगली वीडियो कब आएगी हमारी? 10:30 बजे से, 10:30 बजे से 11 बजे तक चलेगी। ठीक है, क्या चलेगी? क्लास 11 फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व। क्लास 11 फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व, यानी कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति, उसमें मैं शायद आपको क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हल करवाया हूँ, लेकिन इस वीडियो में यानी कि 10:30 से 11 के लेक्चर में मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए। और यहाँ पे तीसरा लेक्चर है मैथ वालों के लिए, 11:30 से 12 बजे तक, यानी कि उनको आधा घंटा समय मिलेगा, पानी वानी पी आराम कर लें। ओके, और उसके बाद क्या होगा? क्लास 11 मैथमेटिक्स क्वेश्चन सॉल्व, यानी कि त्रिकोणमिति। ओके, मैं आपसे इसलिए इसको पहले बता दे रहा हूँ कि आप पहले क्वेश्चंस को भेज दीजिए मेरे पास। जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो आपको मुझे ऑलरेडी भेज दीजिए। उन सभी क्वेश्चंस को मिलाकर मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। कुछ मेरे क्वेश्चन भी रहेंगे और कुछ आपके भी क्वेश्चन रहेंगे, और जो क्वेश्चन पूछेगा मैं उसका नाम लूँगा कि हाँ इन्होंने ये वाला क्वेश्चन पूछा था। ओके, अच्छा क्वेश्चन है कि थोड़ा बहुत बेहतरीन है कि परीक्षा के लिए ज़रूरी है, ये सब मैं आपको बता दूंगा। ओके, क्या करूँगा मैं कि जो क्वेश्चन भेजेगा उसका मैं नाम लूँगा और बताऊँगा कि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है। ओके, और सरल है कि कठिन नहीं है। ओके, चलिए। कठिन तो होता ही नहीं है, बस केवल सूत्र आपको पता होना चाहिए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लॉजिकल होते हैं, उनको लगाने का तरीका ही कुछ अलग होता है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या मैं उस तरीके के क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा। ओके, तो कौन कौन से बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस सेशन से, यानी कि रविवार मैराथन क्लासेस से कौन कौन से बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड हैं, चाहते हैं कि ये क्लास जल्दी से जल्द आए? जल्दी से कमेंट कीजिए। और यहाँ पर मैं आपको नाम ले रहा हूँ जिसका जो किया था कि हाँ यार सर लीजिए, सर लीजिए, उसका मैं नाम लेने जा रहा हूँ। तो सुनिए, किसने बच्चे ने कहा था कि हाँ सर क्लासेस आनी चाहिए? पहला दीपक ने कहा था, दीपा मौर्य।
दीपा मौर्य, उसके बाद अंशिका प्रजापति, उसके बाद दिवाकर ने कहा था और अश्विनी ने कहा था। ओके, और 2-3 लोग और थे, उन्होंने कहा था। ओके, तो इन बच्चों ने कहा था कि रविवार मैराथन की क्लासेस आनी चाहिए, हम ज़रूर देखेंगे। तो मेरा आपका इंतज़ार रहेगा। तो चलिए बिना किसी समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लियर हो गया? रविवार को कौन कौन सी वीडियो आएगी, क्लियर हो गया? चलिए, तो यहाँ पर बात आती है गति के समीकरण, यानी कि हमारे पास गति की कितने समीकरण है। तो वी हैव 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि हमारे पास 3 समीकरण हैं और किसके हैं, गति के हैं। ओके, फर्स्ट क्या है हमारा, b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा क्या है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड क्या है हमारे पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमारे पास 3 इक्वेशन है आप मोशन के, ठीक है। तो यहाँ पर इन्हीं तीनों समीकरण को हम क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे या ग्राफीय विधि द्वारा निगमन करेंगे। अगली वीडियो में मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, अगली वीडियो में हम अवकलन विधि द्वारा करेंगे या कलन विधि द्वारा गति के समीकरणों का व्युत्पत्ति करेंगे या निगमन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो इन तीनों समीकरण का हम निगमन करेंगे उसके लिए हमें केवल एक ग्राफ की आवश्यकता होगी, और वो ग्राफ कौन सा होगा, वेग समय ग्राफ। मैं आपको बता देता हूँ कि जो ग्राफ होगा वो कौन सा ग्राफ होगा, वेग समय ग्राफ। तो आप अपने दिमाग में याद कर लीजिए कि वेग समय ग्राफ के बारे में आपको कितना पता है, कितना नहीं पता। ओके, फिलहाल मैं आपसे आगे इसके बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो फिलहाल चलिए समीकरण क्या दिया गया हमारा, ठीक है। गति के समीकरण 3 हैं, चलिए तीनों समीकरण के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है, जो पहला समीकरण है, वो किससे संबंधित है, वेग और समय के बीच। देखिए यहाँ पर v क्या है और u क्या है, ये प्रारंभिक एवं अंतिम वेग है, और t क्या है, समय। यानी कि जो पहला समीकरण है वह वेग समय के फलन के रूप में है, यानी कि वह वेग और समय के संबंध को दर्शाता है। और दूसरे समीकरण की बात करते हैं, वो किसी के संबंध में है, वह समय और स्थिति, यानी कि कोई वस्तु किसी वस्तु से कितनी दूरी पर है और कितने समय में है। ओके, तो ये किसको बताता है, समय स्थिति को बताता है दूसरा समीकरण। ओके, अगर बात करते हैं तीसरे समीकरण की, वह वेग स्थिति को बताता है। देखिए वेग ये है और स्थिति यस, यानी कि यस, स्थिति क्या हुई, यस। या जो तीनों समीकरण है, तीसरा समीकरण है, वह वेग स्थिति संबंध के बारे में दर्शाता है। ओके, चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई। तो अब हम करने जा रहे हैं ग्राफीय विधि से गति के समीकरण का निगमन। ओके, चलिए यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कौन सा समय ग्राफ है, मैंने आपको पहले बताया वेग समय ग्राफ है। ओके, चलिए अब मैंने इसकी खासियत आपको बता देता हूँ, क्या क्या खासियत होती है इसकी। आप देख रहे हैं कि जो ए बी रेखा है, ए बी रेखा वह वस्तु का वेग है, और कैसा वेग है, नियत वेग है। और चूँकि देखिए ढाल हो रहा है, ढाल यहाँ पर मैंने आपको बताया जो वेग समय ग्राफ में जो ढाल है वह किसको बताता है, त्वरण को बताता है, त्वरण। ओके, किसको बताता है, त्वरण। और यहाँ पर जो थीटा कोण बन रहा है, यानी कि जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा, वह बराबर किसके होता है, त्वरण के। अगर न जानते हो तो आज जान लो कि जो टेन थीटा होता है वह त्वरण के बराबर होता है, ठीक है। जो रेखा की ढाल होती है, यानी कि जो ए बी की ढाल है, वह क्या कहलाती, क्या दर्शाती है, त्वरण है। अगर ढाल अनियत है या अनियमित है तो त्वरण भी क्या होगा, असमान होगा। अगर ढाल नियत है तो त्वरण क्या होगा, समान होगा। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो टेन थीटा है वह त्वरण को प्रदर्शित करता है। ओके, और यहाँ पे इतना बातें क्लियर हो गई। चलिए अब यहाँ पे देखिए जो यक्स एक्सिस है, यानी कि जो यक्स अक्ष है वह समय को प्रदर्शित कर रहा है, और जो वाई एक्सिस है वह वेग को प्रदर्शित करता है, यानी कि वेग मानी भी को प्रदर्शित करता है। ओके, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए चूँकि रेखा यहाँ से चलना प्रारंभ कर रही है, यहाँ से, तो उसमें पहले कुछ न कुछ पहले से वेग है। जितना ए ओ है, ए से ओ, उसमें कुछ ना कुछ पहले प्रारंभिक वेग है। तो प्रारंभिक वेग को हम इतना u मान लेते हैं, यानी कि जो इतनी दूरी है वह u हो गई। इतनी बातें क्लियर हो गई। और यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर पहुँच जाती है वस्तु, यहाँ पर इस बिंदु पर, ओके, तो उसका वेग क्या हो जाता है, v, यानी कि अंतिम वेग हो जाता है। तो इतने पूरे दूरी कितनी जाएगी, v हो जाएगी, यानी कि इतनी दूरी क्या हो जाएगी,
भी हो जाएगी। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब इसी के सहायता से हम तीनों समीकरणों का निगमन करेंगे। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, जो अगर हमें पहले समीकरण का निगमन करते हैं, पहले समीकरण का निगमन कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया जो रेखा BC है यानी कि AB है, ये जो रेखा है वह ढाल है, ठीक है। तो ढाल किसको प्रदर्शित करता है? त्वरण को, यानी कि A बराबर क्या हो गया? रेखा की ढाल, यानी कि ढाल किसकी? AB की, ओके, ढाल AB की। इतनी बातें क्लियर हो गई। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ढाल होती, त्वरण होता है A, वह tan थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो A बराबर क्या आ गया? tan थीटा, ओके, tan थीटा। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से A बराबर क्या आ जाएगा? tan थीटा। tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या है यहाँ पर? BC है। लंब क्या है? BC है। और आधार क्या है? AC है। BC है और ये क्या है? AC है। तो A बराबर, ओके, BC। अगर यहाँ से BC का मान निकालते हैं, देखिए इतना पूरा क्या है? V है। और इतना पूरा क्या है? U है। अगर हम V में से U घटा देते हैं तो BC का मान आ जाएगा। तो BC का मान क्या आ गया? V माइनस U और अपान AC क्या है? ये जो OD है वह AC की तो बराबर है, ओके। तो OD बराबर T है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। हमने क्या किया कि जो रेखा की ढाल है वह त्वरण के बराबर होती है और त्वरण tan थीटा के बराबर होता है। उसके बाद A बराबर क्या हो गया? tan थीटा, यानी कि लंब बटे आधार हो जाता है। तो लंब क्या है? BC है, आधार क्या है? AC है। तो BC अपान AC हो जाएगा, ओके। यहाँ से अगर A का मान निकालते हैं, त्वरण का मान निकालते हैं, तो BC का मान क्या हो जाएगा? V माइनस U हो जाएगा और AC का मान T हो जाएगा। तो हमने उसे रख दिया उसका मान, ठीक है। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, हमें क्या प्राप्त हुआ है? A बराबर V माइनस U अपान T, ये प्राप्त हुआ है हमें। अगर हम T का तिरछा गुणा उधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? AT बराबर क्या हो जाएगा? V माइनस U, ठीक है। तो यहाँ से अगर V का मान निकालो क्या आ जाएगा? U प्लस AT, U प्लस AT। तो ये हमारे पहले समीकरण का निगमन हो गया। ज़्यादा कठिन है नहीं कि कठिन है? नहीं है ना। चलिए तो यहाँ पे मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक है। रेखा की ढाल है, रेखा की ढाल tan थीटा के बराबर होता है। तो tan थीटा का मान रखा, तो BC बराबर क्या हो गया हमारा? V माइनस U हो गया और AC बराबर क्या हो गया? T हो गया। चलिए अब हम यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं आगे, क्या आता है? A बराबर V माइनस U अपान T हो जाएगा। यहाँ से अगर हम इसका गुणा करते हैं, तिरक गुणा बटे 1 है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो AT बराबर क्या होगा? V माइनस U हो गया। इसी तरह से अगर हम यहाँ से V का मान निकाल लें, V बराबर क्या होगा? U प्लस AT। तो ये क्या हो जाएगा? निगमन हो जाएगा, ओके। चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए अगर हम सॉल्व करते हैं दूसरे समीकरण का, ओके। अगर यहाँ से दूसरे समीकरण का हम सॉल्व कर रहे हैं तो दूसरा समीकरण क्या होता है? S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यस क्या है? दूरी है, यानी कि गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी। यस क्या है? गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी है। तो अगर मैंने आपको इससे पहले बताया था कि दूरी तथा विस्थापन कैसे निकालते हैं। जो ग्राफ में बने चित्र का जो क्षेत्रफल होगा, यानी कि जो इसका क्षेत्रफल है वो क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। यानी कि इतने पूरे का क्षेत्रफल क्या कहलाएगा? दूरी हो जाएगा। तो आप बताइए कौन सी आकृति है? आप बताइए कि ये कौन सी आकृति है? चलिए जान दीजिए, उसको मत छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ से मैं आपको सरल भाषा में बता रहा हूँ कि देखिए, एक यहाँ पर ये त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण है। और एक यहाँ पर आयत बन रहा है। ये क्या बन रहा है? आयत बन रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और आयत का क्षेत्रफल निकाल लें, अगर उनको दोनों को जोड़ दें तो हमें इस पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्लियर हो गया? यदि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और आयत का क्षेत्रफल निकाल कर दोनों को ऐड कर दें तो हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम यस बराबर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ आधार गुणे लंब, ठीक है। लंब कहाँ पे यहाँ पर है? लंब क्या है? BC है। आधार क्या है? AC है। यानी कि गुणे BC
गुणे AC, ठीक है, और प्लस कर देंगे और आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि एक लंबाई लेंगे और एक चौड़ाई लेंगे। लंबाई को हम इसे ले लेते हैं, चौड़ाई को हम इसे ले लेते हैं। ओके, तो क्या हो गया हमारा, यहाँ से ढक गया क्या, देखिए यहाँ से क्या हो गया, CD गुणे OD, CD गुणे OD, यहाँ से इसका मान निकल गया। ठीक है, यहाँ से बताइए 1/2 BC का मान क्या है, यहाँ से V माइनस U है। BC का मान क्या है यहाँ पर, V माइनस U हमने पहले निकाल चुका हूँ, ठीक है। और AC का मान क्या है, T है, प्लस कर देंगे। अब बताइए कि CD का मान क्या है, CD का मान क्या है, U ही तो है, ठीक है, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो यहाँ से जो AO का मान होगा वह CD का मान बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे CD बराबर क्या हो गया, U हो गया। ओके, U हो गया इंटू, और OD क्या हुआ, यहाँ पर देखिए जब ये समीकरण किसको प्रदर्शित कर रहा है, T को, तो यहाँ पर क्या हो गया, UT हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, यस बराबर करते हैं, यस बराबर 1/2 V माइनस U इंटू T, इसको सरल रूप में लिख रहे हैं, ठीक है, प्लस UT। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए इसको हम अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। तो क्या आ गया हमारा, यस बराबर 1/2 V माइनस U इंटू T प्लस UT। ओके, यस बराबर, अब यहाँ से देखिए समीकरण एक हमें क्या प्राप्त हुआ था, V बराबर, रफली करना इसे, V बराबर U प्लस AT। यहाँ से अगर हम यहाँ से V माइनस U का मान निकालते हैं, यानी कि V इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, V माइनस U बराबर क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा। यहाँ से इसलिए V माइनस U का मान क्या गया, AT। यहाँ पर इस समीकरण में हम V माइनस U बराबर AT रख देंगे। बातें क्लियर हो गई, तो क्या हो जाएगा, 1/2 यहाँ से AT रखा V माइनस U की जगह पर, और इंटू T रखा प्लस UT हो गया। तो यस बराबर क्या आ गया, UT आगे ले आओ, UT आगे ले आओ प्लस 1/2, यहाँ पे देखिए अगर AT का गुणा T में करते हैं तो क्या हो जाएगा, AT स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा दूसरा समीकरण है, तो दूसरे समीकरण के हमें निकल गया। तो यस बराबर क्या आ गया, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पर मैं आपको पुनः समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी, यानी कि S का मान निकालते हैं। ओके, तो हम जानते हैं कि जो S का मान होता है वह ग्राफ में बने चित्र के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यहाँ से देखिए चित्र में दो चित्र बन रहे हैं, एक त्रिभुज बन रहा है समकोण और दूसरा आयत बन रहा है। हमने उन दोनों का क्षेत्रफल निकाल कर दोनों को जोड़ लिया। ओके, यहाँ से क्या आया, S बराबर 1/2, BC का मान क्या था हमारा, V माइनस U था, और AC का मान क्या था, T था, उसको हमने रख दिया उसका मान, ठीक है। और प्लस CD गुणे OD का मान क्या हो गया हमारा, UT हो गया। अगर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, यानी कि सरल रूप में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, S बराबर हाफ V माइनस U इंटू T प्लस UT हो जाएगा। ओके, अगले पेज पे चलते हैं। तो मैंने जो कहते हैं उसे उतार लिया, और उसके बाद हमने S बराबर UT प्लस क्या हो गया, यहाँ पर हमने क्या रखा, V माइनस U बराबर AT रखा समीकरण 1 से, ठीक है। अब आप लिखेंगे ब्रैकेट में V माइनस U बराबर AT समीकरण 1 से। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, V माइनस U का मान AT आ गया, और इसका गुणा किया क्या हो जाएगा, AT स्क्वायर। तो हमें समीकरण क्या प्राप्त हो गया, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। कोई डाउट हो, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब बारी आती है तीसरे समीकरण की। ओके, चलिए तीसरे समीकरण सॉल्व करते हैं। वो भी क्या था, समीकरण क्या है, पहले लिख लेते हैं, V स्क्वायर लिखिए बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, ये समीकरण था, इसको हमें निगमन करना है इसका। ओके, तो यहाँ से अगर हम किसी वस्तु द्वारा किसी क्षण यानी कि किसी समय T में चली गई दूरी, वहाँ पर क्या निकाल लेते, केवल दूरी निकाल लेते, यानी कि कुल दूरी निकाल लेते। यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, T समय में चली गई दूरी, क्या निकाल लेंगे, T समय में चली गई दूरी। तो यहाँ पर देखिए यही दूरी है, फिर से होगी। ओके, लेकिन T समय में होगी। ओके, यहाँ से अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, समलंब
चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए। मैंने आपको बताया था समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं की बीच की दूरी गुणे समांतर भुजाओं का योग। ओके, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से S बराबर क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, थोड़ा धीरे लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि का क्षेत्रफल। ओके, तो यहाँ से S बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 समांतर भुजाओं की का योग, यानी कि समांतर भुजाओं का योग क्या होगा, यही तो है समांतर AO और BD, समांतर भुजाओं का योग यही तो है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर BD, AO प्लस BD, यानी कि AO क्या है, U है, और BD क्या है, V है। ओके, हमने क्या बताया कि समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा यानी कि AO प्लस BD, तो AO का मान क्या है, U है, और BD का मान इतना पूरा क्या है, V है। ओके, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, 1/2 V प्लस U हो गया, U प्लस V हो गया। ओके, अब गुणे उनकी बीच की दूरी, यानी कि इनके बीच की यही दूरी है, या तो ये दूरी लो या तो ये दूरी लो, लंबा दूरी लेंगे हम, तिरछी दूरी नहीं लेंगे। तो लंबा दूरी क्या है, T है, तो यहाँ पे T कर देते हैं। आप पूरा समीकरण लिखिएगा कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि S बराबर क्या हो गया, यहाँ से 1/2 V प्लस U गुणे T हो गया। ओके, यहाँ से अब यहाँ पर समीकरण 1 में हम क्या जानते थे, T का मान निकालो समीकरण 1 से, निकाल दें। चलिए, समीकरण 1 क्या था, V बराबर U प्लस AT था। यहाँ से T का मान निकालो, क्या होगा, यहाँ पर V माइनस U बराबर क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा। V माइनस U बराबर क्या हो गया, AT। यहाँ से अगर T का मान निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, V माइनस U अपान A, V माइनस U अपान A हो जाएगा T का मान। अब यही जो T का मान हमने निकाला है, क्योंकि हमें T समय में चली गई दूरी का मान ज्ञात करना है, ठीक है, T सेकंड में चली गई दूरी का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम समीकरण 1 से T का मान निकालेंगे। ओके, तो यहाँ से T का मान क्या रखेंगे हम, V माइनस U अपान A। बातें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। चलिए, अब इसको सॉल्व करते हैं हम, यहाँ से T है, ठीक है, यहाँ से S बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 V प्लस U, इसको वैसे को वैसे रहने दो, ठीक है, इंटू T का मान क्या रखो, V माइनस U अपान A, यही तो निकाला था, इसका मान यहाँ पर रख देते हैं। ओके, तो यहाँ से S का मान निकालते हैं, क्या आएगा, S का मान यहाँ से निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, ये देखिए गुणा कीजिए, क्या आएगा, ये है A प्लस B और ये क्या है, A माइनस B, यहाँ पे V प्लस U है, क्या V प्लस V माइनस U है, तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपान, यहाँ पे 2 है, A है, यानी कि 2A हो जाएगा, अपान 2A हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये A प्लस B है या A माइनस B है, तो A प्लस B इंटू A माइनस B क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा, और हमने उसको क्या कर दिया, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर हो गया। ओके, अपान क्या किया, 2A किया, यानी कि 2 का गुणा A में करो तो क्या आएगा, 2A हो गया। यहाँ से अगर हम इसका गुणा इसमें करते हैं, V स्क्वायर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर 2AS हो गया। ओके, ठीक है, यहाँ से अगर हम V का मान, V स्क्वायर का मान निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर, U उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस 2AS, तो ये समीकरण हमें मिल गया। ओके, तो ये हमें ये समीकरण मिल गया। आप देख रहे हैं कि जो ये समीकरण यहाँ पर था वही समीकरण हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। बातें क्लियर हो गई। तो यहाँ पर आज मैंने आपको ग्राफीय विधि द्वारा तीनों समीकरणों का निगमन करवा दिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने सहपाठियों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें और ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरण का निगमन कर सकें। ओके, और कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे कलन विधि द्वारा, यानी कि अवकलन तथा समाकलन जो भी लगता हो उसमें, उस विधि द्वारा हम गति के समीकरण का निगमन करेंगे। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कमेंट कीजिए, कमेंट में वेरी नाइस चाहिए लिखिए, ठीक है। बस आपको कमेंट में देखिए, कमेंट क्या किस लिए होता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो कमेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट वीडियो में है, ठीक है।
सुन लीजिए, थोड़ा जानकारी ले लीजिए, ठीक है। कमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको वीडियो में कौन सी चीज़ कमी लगी, ठीक है, और कौन सी चीज़ अच्छी लगी, कौन सी चीज़ कमी लगी और कौन सी चीज़ अच्छी लगी, और आपको क्या समझ में नहीं आया और क्या समझ में बहुत अच्छी तरीके से आया, ये सब आप उस कमेंट में लिख सकते हैं। या आप कोई सजेशन दे सकते हैं कि सर पीडीएफ नहीं दिया गया, ठीक है, पीडीएफ कब से दिया जाएगा, ठीक है। या आप सर और सवाल को हल करवाइए, ठीक है। या आप सवाल को कमेंट में टाइप करके लिख सकते हैं कि मैं सर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो वहाँ पर मैं आपका कमेंट पढ़ूँगा, वहाँ पर देखूँगा और वहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर आपको कमेंट में बताऊँगा कि इन्होंने देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो चलिए आज के लिए अलविदा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।